नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धरित्री करंट अफेयर्स के नए वीडियो में, जो पूरे सप्ताह की समसामयिक घटनाओं का विश्लेषणात्मक संग्रह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो 30 मार्च से 5 अप्रैल की घटनाओं का संग्रह है। तो इस संदर्भ में आज का जो पहला सेगमेंट है कि राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, उसका पहला न्यूज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि ये परियोजना है क्या। तो इसका पहला जो बिंदु है वो है कि इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को, ध्यान रखेंगे, कोसी नदी जो कि कुख्यात है अपना मार्ग बदलने के लिए, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी नदी का जो अतिरिक्त जल होगा उसको मेची नदी से होते हुए, यानी यहाँ मेची नदी जो होगा लिंक का काम करेगा, तो मेची नदी से होते हुए बिहार में महानंदा नदी बेसिन तक पहुँचाया जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या कार्य होने हैं तो ये थोड़ा देखेंगे कि पूर्वी कोसी से निकलने वाली मुख्य नहर, ध्यान रखेंगे कोसी के पूर्वी और पश्चिमी छोर से, दोनों छोर से नहर निकाली गई है। तो पूर्वी कोसी से निकलने वाली मुख्य नहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और फिर इस नहर का विस्तार जो है मेची नदी तक कर दिया जाएगा। यानी कि कोसी के पूर्वी भाग के नहर को जो है उसका विस्तार करके मेची से उसको लिंक किया जाएगा। इस तरह से कोसी नदी का अतिरिक्त जल जो होगा मेची में चला जाएगा और फिर मेची जो है वो महानंदा नदी का एक सहायक नदी है, तो इसके माध्यम से महानंदा नदी के बेसिन तक अतिरिक्त जल पहुंच जाएगा। अब जहाँ तक पूर्वी कोसी मुख्य नहर का बात है तो ये भारत और नेपाल की संयुक्त कोसी परियोजना 1954 का भाग है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी और ये जो परियोजना है यानी कि कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, इसको मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि मार्च 2029 जो है डेडलाइन है। जहाँ तक लाभार्थी जिले का बात करें, चूँकि एक तरह का कृषि सिंचाई परियोजना है, तो इससे जो संबंधित लाभार्थी जिले होंगे वो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और मधेपुरा। सॉरी, अब थोड़ा सा कोसी और मेची नदियों के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो कोसी नदी जो है, जिसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, जो कि एक इसका ज्योग्राफिकल पोर्शन है, इस वाले पार्ट को भी समझना जरूरी है कि कोसी नदी जिसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है, अर्थात जो 7 सहायक नदियों लिखू कोसी, भोटे कोसी, तामा कोसी, तामोर कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और इंद्रावती कोसी से मिलकर बनी है। यानी बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल में ही ये 7 सहायक नदियों से मिलकर बनती है। यानी 7 सहायक नदियाँ मिलकर कोसी के विस्तृत रूप को विस्तार देती है। अब जहाँ तक इन 7 सहायक नदियों का बात करें तो ये 7 सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय की 2 चोटियाँ हैं, यानी माउंट एवरेस्ट, जिसका विस्तार हम लोगों ने पढ़ा है कि नेपाल और चीन का स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत की सीमा पर है, जिसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो तथा कंचनजंगा जो कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में, यानी भारत के सिक्किम में नेपाल सीमा के पास स्थित है। और दूसरी जो बड़ी चोटी है वो काराकोरम है, ध्यान रखेंगे। तो जो कोसी के 7 सहायक नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थल है वो इन 2 चोटियों से होता है। कौन कौन? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोसी नदी का जो उद्गम है वो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। अब सवाल है कि बिहार में ये प्रवेश कहाँ करती है। तो कोसी नदी सुपौल जिले के भीमनगर नामक स्थान के पास बिहार में प्रवेश करती है और फिर सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया से बहते हुए कटिहार जिला में कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, कोसी की एक और सहायक नदी है जो कि कमला नदी है, वे भी ध्यान रखेंगे, जिसका उद्गम स्थल जो है लघु हिमालय है। तो माउंट एवरेस्ट जैसे ग्रेटर हिमालय में आता है, माउंट एवरेस्ट हो गया या काराकोरम हो गया या कंचनजंगा हो गया, तो उसी तरह से जो लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय में महाभारत श्रेणियाँ जो है वो अन्य चोटियाँ हैं जो क्रम से हैं।
जो कि लघु हिमालय में आती है, तो उसी लघु हिमालय की महाभारत श्रेणियाँ जो है उनसे ये नदी कमला नदी निकलती है और मधुबनी जिले के जयनगर नामक स्थान पर ये बिहार में प्रवेश करती है। तो ये भी जो है कोसी की एक और सहायक नदी होगी। अब मेची नदी का अगर बात करें तो मेची नदी बारहमासी नदी है और इसका उद्गम स्थल नेपाल के लघु हिमालय में स्थित महाभारत पर्वत श्रृंखला से है और यह कोसी नदी के पूर्व में स्थित है और यह महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। यही कारण है कि मेची नदी को लिंक किया जा रहा है, ये लिंक के तौर पे काम करेगी जो कोसी के अतिरिक्त जल को महानंदा नदी के बेसिन में लाएगी। तो ये न्यूज़ महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पे किसकी नियुक्ति की गई है। अब देखिए निजी सचिव किनकी है, ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर नियुक्ति है, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। और वो कौन है, निधि तिवारी, और इनका संबंध कहाँ से है, वाराणसी यूपी से। अगला एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपीजियम जोन, अब ये क्या है हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन उसके पहले तो हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपीजियम जोन में शिव शंकर अग्रवाल, ये नाम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में नाम से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये नाम ध्यान में रखना है कि शिव शंकर अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा 454 पेड़ काटने पर प्रति पेड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यानी कि इस व्यक्ति को जुर्माना के तौर पे 4,54,00,000 रुपए देने होंगे। अब ये ताज ट्रेपीजियम जोन क्या है जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के कारण ही ये न्यूज़ जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा समझेंगे कि ताज ट्रेपीजियम जोन है क्या। तो ये जोन जो है ताजमहल सहित अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्थापित एक संरक्षित क्षेत्र है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसका एरिया लगभग कितना है, तो 10,400 किलोमीटर स्क्वायर। और यह क्षेत्र जो है यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिले तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 राज्यों में इसका फैलाव है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा यूपी में आता है और एक हिस्सा राजस्थान के भरतपुर में भी है। और इस ताज ट्रेपीजियम जोन में कुल मिला के 3 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स शामिल किए गए हैं, और तीनों कौन कौन है, तो एक तो ताजमहल, दूसरा आगरा का किला और तीसरा फतेहपुर सीकरी। और इसी संरक्षित क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के कारण इस व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। अब हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बन रही फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, जो कि एक किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है, के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। तो ये ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में 22वें सीएम के रूप में कार्यरत योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जीवन पर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, और जो एक किताब से प्रेरित है जिसका नाम है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, और इसके लेखक कौन है, शांतनु गुप्ता। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस फिल्म में योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाने वाले कलाकार का नाम है अनंत जोशी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये संजय कुमार मिश्रा जी हैं। ये नाम भी जरूरी है। अगला न्यूज़ है कि अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, द्वारा हाल ही में जारी देश के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल जो टॉप 3 हैं उनमें पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, अमित शाह और एस जयशंकर, ध्यान रखिएगा। और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो कि नीतीश कुमार जी हैं, वो उनको कौन सा स्थान दिया गया है, तो उनको 21वां स्थान दिया गया है। और नीतीश कुमार जी के अतिरिक्त 2 और व्यक्तित्व जो बिहार के ही हैं जिनको इन सूची में शामिल किया गया है, वो है एक तो कि चिराग पासवान और दूसरे तेजस्वी यादव। तो ये नाम भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
अगला न्यूज़ है कि इंडियन नेवी की INS तरकस, नाम याद रखिएगा, INS तरकस ने पश्चिमी हिंद महासागर में 2500 किलोग्राम मादक पदार्थों को जब्त किया। इस न्यूज़ पर आपकी भी नज़र पड़ी होगी, तो थोड़ा इस न्यूज़ को डिटेल्स में देख लेते हैं कि INS तरकस क्या है। तो ये तलवार श्रेणी की एक युद्धपोत है, फ्रिगेट है। अब तलवार श्रेणी के अन्य युद्धपोतों में शामिल है, उनके नाम इस प्रकार हैं: INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तेग, INS त्रिकंद, यानी कुल मिलाकर 6 युद्धपोत शामिल हैं इसमें, जिसमें एक INS तरकस भी है। और इस श्रेणी के सभी युद्धपोतों का निर्माण जो है रूस के सहयोग से हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत सारे युद्धपोत का निर्माण बैच के हिसाब से हुआ है। जैसे एक बैच में 6 फ्रिगेट शामिल हैं, एक और बैच है जिसमें आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि इसमें 4 और फ्रिगेट है जिनको रूस और भारत के सहयोग से बनाया गया है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और उन चारों का नाम भी मैंने आपको बताया था कि त्रिपुट, तवस्या, तमाल और तुसिल, तो वो चारों भी ध्यान है। वो एक और बैच का है, ये एक और बैच का है। अगला न्यूज़ है कि 5वें 25T, यहाँ 25T का मतलब है 25 टन बोलार्ड पुल टग। अब ये बोलार्ड पुल टग क्या है, इसको डिटेल्स में नीचे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं कि बोलार्ड पुल टग, जिसका नाम ओजस है या जिसे यार्ड 339 भी कहा जाता है, का अनावरण किया गया है। अब थोड़ा इसमें डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि टग शिप जो होता है, इनका काम क्या होता है। तो ये शक्तिशाली जहाज़ होते हैं जो बड़े जहाज़ों, पनडुब्बियों को खींचने, धक्का देने या जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन का काम करते हैं, इसलिए इन्हें टग शिप कहा जाता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा है बोलार्ड पुल टग, तो टग शिप ऐसे जहाज होते हैं जो बड़े जहाज़ों को खींचने, धक्का देने या जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन का काम करते हैं। जिसमें एक और है बोलार्ड पुल। तो बोलार्ड पुल क्या है, तो ये किसी जहाज की खींचने की शक्ति का माप है। तो किसी जहाज की खींचने की शक्ति के माप को हम लोग क्या कहते हैं, बोलार्ड पुल कहते हैं। अच्छा, इस बोलार्ड पुल टग को, जिसकी क्षमता जो है 25 टन है, उनके निर्माणकर्ता तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता। तो ये नाम भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, इस कंपनी के द्वारा 6 टग्स ऐसे बनाए जाने हैं, और उन 6 टग्स के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जिसमें लगभग 5 बन चुके हैं, एक और बनाकर अनावरण किया जाना बाकी है, जिसमें नाम कुछ इस तरह से है कि भीष्म, पहला जो था वो भीष्म था, जिसको यार्ड 335 भी कहा जाता है। बाहुबली, जिसको यार्ड 336 भी कहा जाता है। अश्व, जिसको यार्ड 337 भी कहा जाता है। युआन, जिसको यार्ड 338। उसके बाद ओजस, जो कि अभी अभी अनावरित किया गया है, उसको यार्ड 339। और लास्ट जो कि अनावरित किया जाना बाकी है वो है सबल, जिसको यार्ड 340 भी कहा जाएगा। तो इमेज भी आप देख लीजिए। अगला न्यूज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को दिया जाने वाला महंगाई राहत, जो कि पहले 53% हुआ करता था, वो बढ़कर 54% हो जाएगा। और यह वृद्धि जो है वो 7th पे कमीशन के तहत की गई है। आखिरी बार बढ़ोतरी जो हुई थी वो जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। यानी कि पिछली बार इसमें 3% का वृद्धि किया गया था, और अब इसमें 2% की वृद्धि फिर से की गई है। और यह कब से प्रभावी माना जाएगा, तो यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इसमें एक और पॉइंट जो मैंने ऐड कर दिया है कि 8th पे कमीशन जो है वो 1 जनवरी 2026 से अस्तित्व में आएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला है वक्फ संशोधन विधेयक 2024, जो अभी देश में काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहा है
और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसका पहला बिंदु है कि 44 प्रस्तावित संशोधनों के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति, जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल कर रहे थे, को भेजी गई। तो एक्चुअली ये जो विधेयक था या बिल जो था ये 2024 में ही लाया गया था, लेकिन लोकसभा के जो सांसद लोग थे उनके विरोध के कारण इस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास, जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल कर रहे थे, उनके पास भेजा गया, जिसके बाद इसमें 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए और अंत में यानी फाइनली जाके 14 संशोधनों की स्वीकृति के बाद पुनः इसे 2024 के संसद के दोनों सदनों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं हमारे किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो 14 संशोधनों को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। और लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 तथा विपक्ष में 232 मत पड़े और राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 195 तथा 95 मत पड़े। इस विधेयक को उम्मीद विधेयक भी कहा गया है। तो उम्मीद विधेयक का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म। अब थोड़ा सा वक्फ के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत में पहली बार द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में बनाया गया था, यानी 1913 में ये अस्तित्व में आया था पहली बार। जब स्वतंत्र भारत का बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत में पहला वक्फ से संबंधित बिल जो है वो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1954 में लाया गया। तब के बाद इसमें अनेक संशोधन होते रहे हैं। जो उसी क्रम में जो 1995 में जो संशोधन किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा इसमें वक्फ ट्राइब्यूनल को जोड़ा गया है। अगला बिंदु है कि वक्फ बोर्ड जो है भारत में रेलवे बोर्ड और रक्षा बोर्ड के बाद देश का सबसे बड़ा संपत्ति धारक है। और कुछ फैक्चुअल डेटा को अगर यहाँ पर ध्यान में हम लोग रखें तो वर्तमान में वक्फ बोर्ड का संख्यात्मक रूप से देश की 8,72,351 संपत्तियों पर कब्जा है, यानी कि इतनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है, जिनका कुल क्षेत्रफल जो है 9.4 लाख एकड़ के करीब है। और राज्यवार अगर बात करें तो सर्वाधिक वक्फ संपत्ति में पहले स्थान पर यूपी है, जिसके पास जितनी वक्फ संपत्ति है देश में उनका 27% अकेले उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और फिर पंजाब का नंबर आता है। तो राज्यवार भी ध्यान में रखेंगे। अब उससे संबंधित मैंने एक इमेज अटैच कर दिया है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेंगे कि आखिर वक्फ से संबंधित जो प्रावधान थे पुराना और जो नया, उसके हालांकि इसमें ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिया ताकि आप इसको समझ सकें कि वक्फ बोर्ड का पुराना जो कानून है और वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल में जो प्रावधान ऐड किए गए हैं। जैसे इसमें आप पहला देख रहे होंगे कि सेक्शन 40 में रीज़न टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस ज़मीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील किया जा सकता है। यानी कि जो मैंने बताया था कि 1995 में जो संशोधन करके वक्फ ट्रिब्यूनल लाया गया था, तो उससे संबंधित किसी भी क्लेम को, दावा को सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही लाया जा सकता था। लेकिन नया में क्या कर दिया गया है कि नए बिल के अनुसार ज़मीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब इसका दूसरा बिंदु है जो पुराना कानून है उसके हिसाब से कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती आगे नहीं दिया जा सकता था। लेकिन नए वाले में क्या कर दिया गया है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है और इससे फिर आगे भी बढ़ा जा सकता है। अगला बिंदु जो है कि किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी पुराने कानून के हिसाब से। यानी कि इसको वक्फ बाय यूजर कहा गया है, यानी कि कोई एक ऐसा ज़मीन है जिसको लंबे समय से इस देश के मुसलमानों के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? तो इस्लामिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो वो वक्फ बाय यूजर के हिसाब से, पुराने कानून के हिसाब से वो वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। यानी कि अब जो होगा वो ज़मीन का स्रोत जो है वो कहाँ से किसने दान किया हो उसका आपको पेपर दिखाना होगा। यानी कि एक तरह का
ये डीड से संबंधित कानून हो गया कि अब वो पेपर से संबंधित जो आपके उस ज़मीन से संबंधित जो आपके पास पेपर है उसको आप पहले दिखाइए, तभी वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। और पहले वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट था। और चौथा बिंदु है कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री पहले नहीं होती थी, लेकिन नए कानून के हिसाब से जो प्रस्तावित प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री दी जाएगी। तो ये बिंदु ध्यान में रखना है। और हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इससे संबंधित अगर कोई भविष्य में और भी कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर और कोई प्रावधान जोड़े या घटाए जाते हैं तो उनको मैं आपसे अवगत कराता रहूँगा, लेकिन फिलहाल इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है 2025 में पश्चिम बंगाल के जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनमें शामिल है, तो एक है पहला नोलेन गुरेर संदेश। ये क्या है, तो छेना और खजूर के गुड़ से छेना में खजूर का गुड़ मिलाकर बनाया गया एक शीतकालीन व्यंजन है। ये सब वैसे उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। इसमें दूसरा उत्पाद जो है वो है कामार पुकुर का सफ़ेद बोंडे। ये जैसे हम लोग के यहाँ बिहार में बूंदिया होता है, ये कुछ उसी तरह का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सफ़ेद है, और जो हमारे यहाँ होता है उसमें हम लोग जो कलर होते हैं उस कलर को ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देख सकते हैं, ये उसी बूंदिया की तरह है। तीसरा है मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, यानी छेना से बनी एक प्रसिद्ध मिठाई। चौथा है बिष्णुपुर का मोतीचूर का लड्डू। पांचवा है राधुनी पागल की चावल की किस्म। छठा है मालदा का निस्तारी रेशम धागा। ये नाम याद रखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित सवाल बनाकर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और सातवां है बारुईपुर का अमरूद, और इस अमरूद की विशेषता ये होती है कि ये सीडलेस होते हैं, बीज रहित। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीआई टैग है क्या, इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, यानी कि वो उत्पाद सिर्फ उसी क्षेत्र में ही अपने विशेष गुणों के साथ उसी क्षेत्र में ही वो उत्पादित किए जाते हैं, तो उस भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए ही उस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। हमारे बिहार से भी बहुत सारे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीआई टैग दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं, और यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से बचाता है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2003 में शुरू हुई थी, यानी वस्तुओं को जीआई टैग देने का जो शुरुआत था वो 2003 में किया गया था। और पहला जो उत्पाद था जिसे जीआई टैग दिया गया था वो था दार्जिलिंग चाय। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, यानी कि इसके बाद 10 वर्षों के बाद फिर से आप इसको रिन्यूअल के लिए भेज सकते हैं, इसका रिन्यूअल करवाया जा सकता है, लेकिन 10 वर्षों के लिए ही ये वैध होता है। अब जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये सभी बिंदु ध्यान में रखा जाना जरूरी है। अगला है किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलई फूलमाला को जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा ये नाम, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलई फूलमाला। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं ये पान के पत्ते हैं और नीचे वाला जो है वो थोलई फूलमाला है। अच्छा, इसको हम लोगों ने जो फिल्म देखा है, जो कि जिनका संबंध जो होता है जो दक्षिण भारत की फिल्में हैं उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा बहुत बार। अगला न्यूज़ है चपाता मिर्च, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, का संबंध है, तो ये वारंगल जो कि तेलंगाना का एक क्षेत्र है। चपाता मिर्च उसको जीआई टैग दिया गया है। अगला न्यूज़ है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं
उनमें राजस्थान पहले स्थान पर है, जिनके रेलवे स्टेशनों पर सबसे अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। और जहाँ तक अपने बिहार का स्थान है, तो अपना बिहार जो 11वें स्थान पर आता है। अगला न्यूज़ है कि गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये सौर सेल यानी कि जो सोलर प्लेट्स होता है उससे रिलेटेड जो बैटरी यानी जो सेल जो होता है उसके विनिर्माण से संबंधित ये प्लांट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो कहाँ उद्घाटित किया गया है, तो गुजरात में। अगला न्यूज़ है कि एन चंद्रशेखरन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में आईएमएफ की जो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक जो है वो कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो ये दोनों नाम याद रखना है, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक और एन चंद्रशेखरन, जिनको आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए प्रस्तावित चेयरपर्सन हैं, जो कि कौन है, तो शिवा सुब्रमण्यम रमन। ये नाम याद रखना है। और ये पूर्व अध्यक्ष दीपक मोहंती का स्थान लेंगे। अब जहाँ तक पीएफआरडीए के बारे में अगर है, तो ये पेंशन फंड के संचालन के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाता है, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो ये नाम भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, और पीएफआरडीए क्या है उसके बारे में भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 31 मार्च 2026, ये डेट ध्यान में रखा जाना जरूरी है, क्योंकि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा घोषित डेट है कि उन्होंने ये बोला है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य उन्होंने लोगों के सामने रखा है। यानी कि एक डेट दिया है कि इस डेट तक देश से नक्सलवाद जो है समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में हम लोग कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन फिलहाल ये डेट याद रखना है। अगला न्यूज़ है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखना है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और ये इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, तो ये 1919 में 5 अप्रैल को भारत के पहले निजी स्वामित्व वाले जहाज एसएस रॉयल्टी ने मुंबई से लंदन के लिए पहली यात्रा शुरू की थी। ये क्या था, भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला जहाज था जिसका नाम था एसएस रॉयल्टी। वो इसी डेट में 1919 में अपना पहला सफ़र मुंबई से लंदन के लिए शुरू किया था। और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला न्यूज़ है कि मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है, ने वित्त वर्ष 2024-25 में 200 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा नाम भी। और साथ ही क्या है, तो 2024-25 के वित्त वर्ष में 200 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालने वाला। अब जहाँ तक बंदरगाह के बारे में है, तो यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और जहाँ तक इसके स्वामित्व का बात करते हैं, चूँकि ये निजी बंदरगाह है, तो इनके स्वामित्व का बात करें तो इसका संचालन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो ये इस न्यूज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल की निर्माण इकाइयों ने कितने इंजन बनाए, और यह 2023-24 के वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। तो रेल इंजन लोकोमोटिव्स का बात किया जा रहा है। तो 2024-25 में कितने बनाए गए हैं, 1681 इंजन बनाए गए हैं। तो ये नंबर ध्यान में रखना है। और 2023-24 की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 19% की वृद्धि हुई है। तो ये संख्या और ये यानी इस दोनों फैक्ट को हमको ध्यान में रखना है। अगला न्यूज़ है 9K-33 OSA AK मिसाइल सिस्टम। तो ये एक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है 9K-33 OSA AK। और ये क्या है, तो ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यानी कम दूरी की और सतह से हवा में। और ये किसके द्वारा निर्मित है,
तो ये रूस के द्वारा निर्मित है। अगला न्यूज है कि केरल के कनद्दीपाया जो कि बांस की बनी हुई चटाई होती है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे, जो कि क्या है, कनद्दीपाया, जो कि जिसका संबंध कहाँ है, केरल से, इसे जीआई टैग दिया गया है। और ये है क्या, तो बांस की बनी हुई चटाई है। अगला न्यूज़ है कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम गौरव है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो गौरव क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। अच्छा, यह एक प्रकार का बम है जो विमान से छोड़ा जाता है और हवा में ग्लाइडर की तरह उड़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंचता है। तो ये नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे। हरियाणा सरकार ने हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थलों जिनका क्या नाम है, मिताथल और टिघराना, को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। तो ये 2 नाम ध्यान में रखे जाने चाहिए। वो कौन कौन है, मिताथल और टिघराना। और ये हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल हैं और ये कहाँ है, तो हरियाणा में स्थित है। और इन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। तो इस तरह से आज का जो हमारा पहला सेगमेंट था राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और उसका पहला न्यूज है कि भारतीय वायुसेना ग्रीस में होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकॉस 25 में भाग लेगी। तो एक हवाई अभ्यास है जिसका नाम क्या है, इनियोकॉस 25 यानी 2025। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ग्रीस में, और इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। तो इसका पहला जो बिंदु है कि यह ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। तो ग्रीस का जो एयरफोर्स है उसको हेलेनिक एयरफोर्स कहा जाता है। और ये अभ्यास जो है यानी इनियोकॉस 25, ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय यानी कि इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। ये एक तरह का हवाई अभ्यास है और इसमें भारत भी भाग लेगा। भारतीय वायुसेना के दल में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ लड़ाकू क्षमता वाले IL-78 और C-17, जिसको ग्लोब मास्टर भी कहा जाता है, विमान शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि 2025 में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO के दूसरे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, कोलंबिया के कार्टाजेना में, जो कि एक कोलंबिया में एक जगह है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये क्या है, तो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन है और ये दूसरा था। और इसका पहला कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला वैश्विक सम्मेलन 2018 में जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला न्यूज़ है टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज। तो इसके बारे में देख लेंगे। तो इसका 4था संस्करण है ये, और ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो विशाखापट्टनम तट, जो कि पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है, पर शुरू हुआ। और यह भारत और अमेरिका के बीच, ध्यान रखिएगा किनके बीच है ये, तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा कहने का मतलब है तीनों सेनाओं द्वारा। और ये किससे संबंधित है, तो मानवीय सहायता और आपदा राहत से संबंधित अभ्यास है। तो ये ध्यान में रखा जाना जरूरी है। और इसमें भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जो करेंगे वो है भारतीय नौसेना के जहाज, जैसे जहाज जलाश्व, घड़ियाल, मुंबई और शक्ति। तो ये 4 नाम है, 4 नाम ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन है, तो जलाश्व, घड़ियाल, मुंबई और शक्ति, जो कि भारतीय नौसेना के जहाज है, वो भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व जो है अमेरिकी नौसेना के जहाज कॉमस्टॉक और रॉल्फ जॉनसन करेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। अगला न्यूज है कि चीन ने ताइवान जल संधि के मध्य और दक्षिणी भागों में स्ट्रेट थंडर 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। अच्छा, इस न्यूज को आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि जब इस तरह के न्यूज आते हैं तो इससे संबंधित जो इसका समसामयिक पक्ष है वो तो पूछा ही जाएगा, और इससे संबंधित जो इसका स्टैटिक पार्ट है, जैसे
उस देश में जैसे जिस देश का वर्णन किया गया है, जैसे चीन हो या ताइवान हो, तो उस देश का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, उस देश में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, उसकी राजधानी पूछ ली जाएगी, उस देश से बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ कौन कौन है उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इसी तरह से सवाल बनते हैं, इसलिए इसके समसामयिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका जो है स्टैटिक पार्ट क्या है। तो ये चीन के द्वारा किया गया है, और कहाँ किया गया है, तो ताइवान जल संधि के मध्य और दक्षिणी भागों में, और एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है स्ट्रेट थंडर 2025A। अच्छा, अब थोड़ा जल संधि के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता है, जल संधि एक संकरा जल क्षेत्र होता है जो दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है। इसे हम लोग अभी इमेज के माध्यम से देखेंगे। अवस्थिति कहाँ है, तो अवस्थिति ताइवान जल संधि का, तो यह चीन के फुकियान प्रांत और ताइवान के बीच स्थित है। यह जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच विस्तारित है। मीडियन लाइन या डेविस लाइन जो है, जो कि ताइवान जल संधि के लगभग बीच से होकर गुजरती है, ये वही मीडियन लाइन है जिसे डेविस लाइन भी कहा जाता है, और चीन इसे नहीं मानता है। यही कारण है कि ये दोनों देशों के बीच विवाद का कारण है। अब इसे थोड़ा हम लोग इमेज के माध्यम से देख लेंगे। जैसा कि हम लोग इमेज में देख सकते हैं कि ऊपर चीन है और नीचे ताइवान है, और दोनों के मध्य में आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन है। तो ये डॉटेड लाइन जो है, जो कि मीडियन लाइन या इसको डेविस लाइन भी कहा जाता है, ये वही ताइवान स्ट्रेट या ताइवान जल संधि है, जो दोनों तरफ का जो, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी है और ऊपर में ईस्ट चाइना सी है। तो ये दोनों तरफ के एक विशाल जल राशि को जोड़ने वाला एक संकरा जल राशि है, इसीलिए इसको जल संधि कहा जाता है। अब थोड़ा दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़े हैं, लेकिन फिर से इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो दक्षिण चीन सागर विवाद जो है मुख्य रूप से इस क्षेत्र के द्वीपों और समुद्र तल पर प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व को लेकर कई देशों के बीच एक जटिल विवाद है। और उनमें शामिल देश कौन कौन है जो दक्षिण चीन सागर पे अपना दावा करते हैं, तो उनमें चीन है, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया और ब्रुनोई शामिल है। अच्छा, विवाद के कारण क्या है, तो चीन लगभग जो पूरे दक्षिण चीन पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया और वियतनाम भी क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। और जिसका कारण क्या है, तो इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस के जो भंडार होने का अनुमान है, वही इस विवाद का केंद्र बिंदु है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वही, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, कि जो तीन इसमें इनसर्किल किया हुआ है, वो तीन इनसर्किल किया हुआ जो है साउथ चाइना सी में विवाद का कारण है। उसमें पहला है पार्सल आइसलैंड, स्कारबोरो आइसलैंड और स्प्रेटली आइसलैंड, और यही मुख्य रूप से विवाद का कारण है। अगला न्यूज है कि चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा। तो थोड़ा इस चिली के बारे में देख लेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको पहले भी बताया है कि इस तरह के न्यूज चाहे तो अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाते हैं या किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में आते हैं, इससे संबंधित 1-1.5 वर्षों का जितना न्यूज होता है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और ये खास करके इस तरह के सवाल के दोनों पक्ष को, यानी कि समसामयिक पक्ष और स्टैटिक पक्ष, दोनों को ध्यान में रखकर सवाल बनाए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि चिली के राष्ट्रपति जो है कौन है, गैब्रियल बोरिक फोंट, उनकी भारत यात्रा हुई है हाल ही में। तो चिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चिली क्या है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यह दुनिया का सबसे दक्षिणी देश है और अंटार्कटिका के करीब है, जो एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर की भूमि के बीच भूमि पर एक संकरी पट्टी पर फैला हुआ है। जहाँ तक राजधानी का बात करें तो राजधानी कहाँ है, सैंटियागो। और इस देश में एक रेगिस्तान भी है जिसका नाम क्या है, अटाकामा रेगिस्तान जो है। और विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर, जिसको हम लोग चुक्वी कमाटा कहते हैं, ये चिली में ही अवस्थित है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये सब बिंदु महत्वपूर्ण है। और विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका, ये कहाँ है, चिली के ही उत्तरी चिली में अवस्थित है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको इमेज के माध्यम से देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिली के उत्तर में जो है, चिली के उत्तर में जो है वो क्या है, पेरू है। और दक्षिण का जहाँ तक बात करें हम लोग, तो उत्तर में पेरू और बोलीविया है, दक्षिण में अर्जेंटीना है, और जहाँ तक पश्चिम में आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन है,
अगला न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष को यानी 2025 जो अभी चल रहा है इसको अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। अगला न्यूज है कि एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस वर्ष के अंत तक पहला ब्लाइंड साइट चिप प्रत्यारोपण करेगी। ये नाम याद रखना है, ब्लाइंड साइट चिप, और एक किस कंपनी की है, तो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के द्वारा बनाई गई है। और इसका कार्य क्या होगा, तो यह तकनीक जो है दोनों आंखों की रोशनी खो चुके लोगों को देखने में सक्षम बनाएगी। अगला न्यूज है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेटर कोरी बुकर, ये नाम याद रखिएगा, अमेरिकी सीनेटर कोरी बुकर द्वारा अमेरिकन सीनेट के इतिहास में सबसे लंबा 25 घंटे से अधिक समय तक लगातार भाषण देकर एक इतिहास बनाया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, और ये कहाँ हुआ है, तो ये अमेरिका में, अमेरिका के सीनेट में। सीनेट क्या होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट जो है अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन है, जहां प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और अगर भारत से तुलना की जाए तो इसका तुलना भारतीय लोकतंत्र में सीनेट की तुलना आप राज्यसभा से कर सकते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार 25 घंटे तक इस व्यक्ति द्वारा, जो कि सीनेटर थे, उनके द्वारा लगातार भाषण दिया गया है। अगला न्यूज है कि बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में हंगरी ने, ध्यान रखिएगा, हंगरी जो है अभी हाल ही में ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में हंगरी ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता छोड़ दिया। अब ये क्यों छोड़ा, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे देखेंगे कि कारण क्या था कि आईसीसी जो है, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, ने गजा में नरसंहार के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था, और सदस्य देश होने के कारण हंगरी को बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करना पड़ता, क्योंकि हंगरी जो है आईसीसी का एक सदस्य देश है। तो इस तरह के किसी भी धर्म संकट से बचने के लिए हंगरी ने क्या किया कि उसने आईसीसी की सदस्यता से ही अपना नाम वापस ले लिया, ताकि इस तरह के किसी भी धर्म संकट से बचा जाए। क्योंकि एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को अपने यहाँ स्वागत करने से संबंधित बात थी, इसीलिए उसने ज़्यादा बेहतर यह समझा कि आईसीसी के सदस्यता से अपना नाम वापस ले लिया जाए। अब ऐसा करने वाला हंगरी पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय छोड़ने की योजना की घोषणा की है। अच्छा, हंगरी के राष्ट्रपति, साथी ध्यान रखिएगा, हंगरी के राष्ट्रपति भी कौन है, तो विक्टर ओरबन है। अगला न्यूज है कि हाल ही में रूस द्वारा जिरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। जिरकोन जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रूस के द्वारा। अब थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो क्या है, मैक 1 यानी मैक 1 से कम जो होता है उसको हम लोग सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। मैक 1 से जो ऊपर होता है उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, जिसमें हमारे देश का ब्रह्मोस मिसाइल शामिल है। और ये कहाँ तक जा सकता है, तो अप टू मैक 3 तक। और मैक 5 से ऊपर के हम लोग मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यानी कि जिरकॉन जो है मैक 5 से ऊपर है, जिसकी क्षमता मैक 9 तक लगभग बताई गई है। अब मैक नंबर क्या है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो मैक नंबर यह एक संख्या है जो किसी वस्तु की गति को ध्वनि की गति से तुलना करके व्यक्त करती है। तो उदाहरण से समझ लेंगे कि मैक 1 का अर्थ है, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे कि मैक 1 यानी सबसोनिक, तो मैक 1 का अर्थ है कि किसी वस्तु की गति जो है ध्वनि के गति के बराबर है। मैक 2 का अर्थ है कि किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति का दोगुना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई देश ये क्लेम करता है या किसी मिसाइल के बारे में क्लेम किया जाता है कि उस मिसाइल का जो है, वो मिसाइल जो है मैक 3 तक के स्पीड को या मैक 2 तक के स्पीड को गेन कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मिसाइल जो है वो ध्वनि की गति से दोगुने गति से भी अधिक तेज वो उसको लॉन्च किया जाना संभव है, या वो अपने टारगेट को उतने तेज गति से हिट करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है छठा बिम्स्टेक समिट जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है। फुल फॉर्म क्या है, तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी हिंदी में बोले तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। इसका 2025 का जो है 2025 का सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है। छठे बिम्स्टेक सम्मेलन का थीम जो था वो क्या था, बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन, यानी समृद्ध, लचीला और खुला। अध्यक्षता की अगर बात किया जाए तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है पेंटोगटान सिनावात्रा के द्वारा किया गया है। जहाँ तक गठन का बात कर ले तो बिम्स्टेक का गठन जो है 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा किया गया था और यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे 7 सदस्य देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा कुल 7 सदस्य हैं जो बिम्स्टेक में शामिल हैं। और महत्व क्या है, तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, जिनकी की जनसंख्या लगभग है, यह बंगाल के खाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 1.7 अरब के बराबर है, जो विश्व की 22% आबादी को कवर करते हैं। यह समूह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। और अगले 2 वर्षों के लिए इसकी मेजबानी जो है बांग्लादेश को ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो हम लोग इसके इमेज को देख लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये बिम्स्टेक है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे बे ऑफ बंगाल है और इसके आसपास के जितने देश हैं, यानी भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और नीचे आप देख रहे हैं श्रीलंका हो गया। तो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो देश हैं इन सबों को मिलाकर बिम्स्टेक का गठन किया गया है। अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025, जो कि किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें सैंपल साइज के तौर पे 170 देशों को इसमें चयन किया गया है रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, जिसमें जो 170 देश हैं उनमें मौजूद सूचना और संचार के आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में तैयारी, कुशलता, रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियां, उद्योग धंधों की क्षमता, पैसों तक पहुंच जैसे अहम पैमानों को मापदंड बनाया गया है। अब इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोग ध्यान देंगे कि प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट की मुख्य बातें कि भारत इस सूची में 36वें नंबर पर है, जबकि 2022 में इसका स्थान 48वां था, यानी 12 स्थान का सुधार हुआ है। स्किल्स के मामले में भारत का रैंक जो है 113वां है, रिसर्च और डेवलपमेंट में 3रा, जबकि औद्योगिक क्षमता में 10वें स्थान पर है। सूचना और संचार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत इस रिपोर्ट में 99वें स्थान पर है, जबकि फंड्स जो किसी भी इनिशिएटिव के लिए ज़रूरी है, तो फंड्स तक पहुंच के मामले में भारत जो है 70वें स्थान पर है। और इसमें एक और जो इस रिपोर्ट में एक और बात जो है जो कि मेंशन किया गया था वो ये है कि वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियां जो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, के कारण प्रभावित हो सकती हैं। तो इन सभी आंकड़ों को थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जहाँ तक बात करते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निजी निवेश के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा 2023 का आंकड़ा है कि 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर था और अपना भारत जो है इसमें 1.4 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ इस क्षेत्र में 10वें स्थान पर था। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज के मैं समझ सकता हूँ कि आज का 2 सेगमेंट काफ़ी हो गया है, इसलिए आपका अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो के बचे हुए सेगमेंट्स को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। मेरे प्रयासों को सराहने व उत्साहवर्धन के लिए कोशिश करिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी से मैं विदा लेता हूं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।